गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMU क्लास में रात के 8 बजे के आज के मैराथन श्रृंखला में। तो उम्मीद करता हूं कि पीछे के वीडियो आप ज़रूर देख रहे होंगे और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को देख रहे होंगे और देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दिएगा, चाहे किसी भी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जहाँ भी जुड़े हों। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार था। जो मोहरों का आकार था, जो मोहरों का शेप था, ठीक है, सिंधु सभ्यता में वो किस तरह का था? क्या वो त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था, आयतकार था या यह सभी? मतलब सिंधु सभ्यता में जो मोहरें मिली, क्या वो इस तरह से थी या फिर वो इस तरह से थी, ठीक है, वर्ग के आकार की, या फिर आयत का, ये आयत हो गया और वर्ग ये हो गया आपका, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उनको वर्ग कहते हैं। तो कैसा था? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयतकार या यह सभी? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, वर्गाकार, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा कि सिंधु सभ्यता की मोहरें इनमें से किससे निर्मित की गई? सिंधु सभ्यता की मोहरें जो आकार में वर्गाकार थीं, वो मोहरें किससे निर्मित की गई थीं? यहाँ निर्माण की बात कर रहा है, ना कि ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा संख्या में किस फॉर्मेट में निर्मित की गई, ये नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। उसने सिर्फ पूछा है कि मोहरें किससे निर्मित सिंधु सभ्यता में हमें मिली। हाथी के दांत से भी मिले, सफ़ेद चमकीले पत्थर से भी बने मिले, पकाई गई मिट्टी से भी मिले, या इन सभी से मिले, ठीक है। तो यह है आपका दूसरा प्रश्न। शेयर का सिलसिला आगे बढ़ाते रहिएगा वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी जाएं और जुड़ें इससे। तो दूसरे का सही जवाब है मित्रों यह सभी। हाथी दांत से, चमकीले पत्थर से, सफ़ेद चमकीले पत्थर से, पकाई गई मिट्टी से। यहाँ इसने सिर्फ पूछा है किससे निर्मित की गई, सबसे ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, याद रखिएगा। प्रश्न के भाव के अनुसार चलना है हमको। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सीटी बजाने वाला पक्षी इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ? सीटी बजाने वाला पक्षी हमें प्राप्त हुआ सिंधु सभ्यता से, या प्रागैतिहासिक सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, या इनमें से कोई नहीं। तो डेली की तरह आपके टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है, जैसा कि आज भी आपको टॉप 30 ही प्रश्न दिए जाएंगे और ये सिलसिला डेली चलता रहता है रात के 8 बजे का। फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा देखने को। तो यह हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, जिसका सही जवाब है मित्रों सिंधु सभ्यता से। सीटी बजाने वाले पक्षी इनमें से कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता से। अगला प्रश्न है कि सिंधुकालीन भवनों में किनका प्रयोग नहीं किया जाता था? ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता था इस्तेमाल सिंधुकालीन भवनों में, यानी सिंधुकालीन जो भवनों का निर्माण हुआ है, यानी भवन जो बने हैं, उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, मतलब बनाने के लिए, या फिर बने हुए पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, पत्थरों का, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो है आज का टॉप 30 प्रश्न, और देखते हैं कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के बाद कितने लोग बेस्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंस आप लोग के आते हैं और ये देख के ये लगता है कि आप कामयाबी के शिखर पे बस कुछ कदम दूर हैं। तो मित्रों, चौथा प्रश्न हमारा जो है, इसका सही जवाब है बी, पत्थरों का। सिंधुकालीन भवनों में निर्माण जो हुए हैं वो पकी हुई ईंटों का ही इस्तेमाल हुआ है, पत्थरों का नहीं हुआ है कहीं भी जिक्र, ठीक है, और ना ही उन्होंने इस्तेमाल किया अपने भवनों में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है सिंधुकालीन मिट्टी से निर्मित मूर्तियां अधिकांश किसकी हैं? सिंधुकालीन मिट्टी से निर्मित, सिंधुकालीन मिट्टी से निर्मित क्या है जो मूर्तियां हैं, वो अधिकांश किसकी हैं? मतलब मिट्टी से बनी मूर्तियां में सबसे ज़्यादा मूर्ति पुरुषों की है, वहाँ के देवियों की, मतलब जिनकी पूजा वगैरह किया करते थे वो लोग, या फिर वहाँ के संतों की, या वहाँ के नारी की। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी सिंधुकालीन सभ्यता में मिट्टी से बने मूर्तियों में सबसे ज़्यादा संख्या इन ऑप्शन के अनुसार किसकी थी? ये पूछ रहा है हमारा 5वां प्रश्न। उम्मीद है प्रश्न समझ गए होंगे, और समझने के बाद उत्तर देने का मजा ही कुछ और होता है मित्रों। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, नारी का। मिट्टी से निर्मित मूर्तियों में सबसे ज्यादा मूर्ति सिंधुकालीन में आपको मिलेगी नारियों की, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में
चिकोटी पद्धति से निर्माण किया गया। कौन सी पद्धति? चिकोटी पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में चिकोटी पद्धति से निर्माण किया गया मूर्तियों का, मोहरों का, दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं। बहुत अच्छे प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके इस 30 प्रश्नों की श्रृंखला में बेस्ट दीजिए, शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो में और बताइए कि इस छठे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो छठा प्रश्न हमारा जो कह रहा है, इसका सही जवाब है मित्रों मूर्तियों का। हड़प्पा सभ्यता में चिकोटी पद्धति से निर्माण किया गया मूर्तियों का। ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 का कहना है सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र मिले हैं। कौन से रंग के? बहुरंग। अब बहुरंग का यहाँ जो आशय है, मतलब है अनेक रंगों से। बहुरंग मतलब एक से अधिक रंग। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में एक से अधिक रंग के चित्रित पात्र, यानी एक से अधिक रंगों का इस्तेमाल करके वहाँ के जो पात्र हैं वो चित्रित किए गए। कहाँ पे? कालीबंगा में, लोथल में, हड़प्पा में या मोहनजोदाड़ो में। तो सिंधुकालीन सभ्यता में 2 नगरों की संज्ञा दी जाती है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। उसके अलावा और भी हैं जो आपके सामने ही हैं, लोथल है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, ठीक है, कुवेटा सभ्यता है, झूंगर और झांगर, इस तरह के सभ्यताओं के बारे में जिक्र किया गया उसमें। तो ये हमारा 7वां प्रश्न है और 7वें का जो कहना है इसका सही जवाब है सी, हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र मिले हैं हड़प्पा में। ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में सांकेतिक रूप में प्रयोग किया जाने वाला स्वास्तविक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? स्वास्तविक चिन्ह। आपको मैंने कल पढ़ाया था, अगर वीडियो में ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में ज्यामितिक रूप में जो है आपका वर्ग का, त्रिभुज का, सर्किल का आकृति, इस तरह के आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता था। उसी तरह स्वास्तविक का भी इस्तेमाल किया जाता था, स्वास्तविक चिन्ह का। ठीक है। तो वही प्रश्न है यहाँ पे कि प्रागैतिहासिक काल में सांकेतिक रूप में प्रयोग किया जाने वाला स्वास्तविक चिन्ह इनमें से किसकी देन है? लोथल की, हड़प्पा की, कालीबंगा की या मोहनजोदाड़ो की? प्रश्न में कुछ नहीं है, बस प्रश्न का जो भाव है आपके उसको बस थोड़ा सा जो है ये कह लीजिए कि घुमा कर दिया जा रहा है, सिर्फ घुमा कर आपको दिया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने इस प्रश्न में एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि प्रागैतिहासिक काल में सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया स्वास्तविक चिन्ह का, और वो जो देन है वो किसकी है? तो मित्रों वो हड़प्पा की देन है। किसकी देन है? हड़प्पा की। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? चिनाई में ईंटों का जो यूज़ किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। अब चिनाई का जो आशय है वो है जैसे आजकल के जो मिस्त्री वगैरह घर बनाते हैं, दीवारों को चुनना। चुनना मतलब अलग अलग, तो चुनना शब्द नहीं है, चिनाई बेस्ट शब्द होता है वो। जैसे कह लीजिए कि अलग अलग तह पे, जैसे मान लीजिए इस तरह से ईंट है, फिर उसके ऊपर इस तरह से ईंट रखा, फिर उसके ऊपर से इस तरह ईंट रखा, इस तरह से अलग अलग करके मकानों की चिनाई की जाती है। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग करते थे? क्या पी आकार के ईंट का इस्तेमाल उन्होंने किया, ए आकार की, यस आकार की या एल आकार की? ठीक है। तो उन्होंने जो है मित्रों एल आकार की ईंटों का इस्तेमाल किया था चिनाई में। कहाँ पे? कोने वगैरह जो होते थे कॉर्नर के, वहां के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से किसको जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम दिया था? सर जॉन मार्शल ने, ठीक है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम दिया, यानी जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया रोपड़ को, लोथल को, हड़प्पा को या कालीबंगा को। वो भी कौन? जॉन मार्शल ने फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात कर रहा है,
सिंधु सभ्यता नाम इसमें से कौन सी जगह को दिया गया था? 10वां प्रश्न है हमारा और इसका सही जवाब है मित्रों हड़प्पा को सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम दिया था। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जैसी सभ्यता के अवशेष भारत में मिलते हैं कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जैसी सभ्यता के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए भारत में वो कहाँ मिलते हैं? पंजाब में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं या फिर इन सभी जगहों पे? ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में जो चीज़ें मिली हैं अवशेष के रूप में, ठीक उसी तरह के अवशेष भारत के किन जगहों पे मिले हैं, यह हमारा 11वें प्रश्न का कहना है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा डी। हमें पंजाब में मिला, पंजाब में एक जगह है रोपड़, वहाँ मिला। गुजरात में मिला, गुजरात का जगह जो है लोथल, वहाँ मिला। और राजस्थान में मिला, एक जगह है वहाँ कालीबंगा। ठीक है, तो इन जगहों पे हमें इन राज्यों में उनके अवशेष देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। किससे पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था? इनमें से किस चीज से पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो वास्तुकला का प्रचलन काफी चरम पे था, या कह लीजिए बहुत अच्छा था वास्तुकला? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जो वास्तुकला था काफी प्रचलन में था, काफी चर्चे में था। सड़कों से वहाँ के पता चलता है, वहाँ के नालियों से ये पता चलता है, वहाँ के भवनों के अवशेषों से ये पता चलता है, या किसी से भी नहीं? ठीक है, तो प्रश्न का भाव बस समझना है, बाकी उत्तर आप लोग दे लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि केबीएस की एग्ज़ाम जो है मुझे लगता है टीजीटी से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, अभी तो टीजीटी का डेट भी नहीं आया है। और अच्छा चांस है, आपकी तैयारी चल रही है, अगर आपने केबीएस का फॉर्म भरा है तो बस चले जाइए और आराम से पेपर दीजिए, रिलैक्स होकर उत्तर दीजिएगा। कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर और भी पेपर में कुछ पूछता है, तो बिल्कुल पूछता है। उसमें 2 सेट में पूछता है, जिसमें से एक तो आपके सब्जेक्ट का ही होगा और एक देखिए आपका रीजनिंग भी होगा, उसमें हिंदी भी होंगे 10 प्रश्न, उसमें 5-10 प्रश्न हिंदी भी होंगे, आपके अंग्रेजी भी होंगे। ठीक है, रीजनिंग होगा, गणित होगा, इस तरह से कुछ डिवाइडेड प्रश्न होंगे। उसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे। तो टोटल 180 नंबर के प्रश्न होंगे, पहले 150 के थे, अब 180 के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा, यानी 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका इन सभी से। देखिए इनमें से कोई नहीं, मैं कह रहा था इन सभी से। ठीक है, यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से वास्तुकला का प्रचलन पता चलता है, वहाँ के सड़कों से, नालियों और भवन के जो अवशेष थे उनके नक्काशियों और डिजाइनों से पता चलता है वहाँ के वास्तुकला का। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर किस जानवर का अंकन नहीं है? नहीं है जानवर का अंकन, ये कॉमन पॉइंट है, आपको बस ध्यान देने वाला। हमसे पूरे इस प्रश्न में बस एक ही बात पूछ रहा है, इनमें से एक ऐसा जानवर जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मुहर मिली है। ठीक है, किस भगवान की मुहर मिली? पशुपति शिव की, जो पशुपति भगवान की जो मुहरें मिली हैं मोहनजोदाड़ो से, तो उस पे योगी की मुद्रा में एक भगवान के अलावा 4 जो है जानवरों का अंकन है। तो उस 4 में से इनमें से एक ऐसा जानवर है जो नहीं है, पूछ रहा है। क्या वो हिरण का नहीं है अंकन, चीता का नहीं है, हाथी का नहीं है, या भैंसे का नहीं है? समझ में आ गया प्रश्न? तो ये है कहने का मतलब मेरे प्रश्न का। उम्मीद है आपने समझा होगा इस प्रश्न को, और इसका सही जवाब है ए, हिरण का। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर जिस जानवर का अंकन हमें नहीं मिलता है वो है हिरण का। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, मर्तबान में धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से मिलता है? लिखा है मर्तबान में धूर्त लोमड़ी,
ये एक चित्र है। पहले तो ये जान लीजिए कि चित्र है, इसके चित्र के बारे में चर्चा की जा रही है। ये रोपड़ से मिला या चनहूदड़ों से, लोथल से या कालीबंगा से, मर्तबान में धुर्त लोमड़ी। ये चित्र कहाँ से मिला है? तो ये चित्र आपका मिला है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर घास तथा, देखिएगा लगाए नहीं है, लताएं हैं। क्या है? तो है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर घास तथा लताएं चित्रित हैं? यानी जो वहां के पात्र मिले हैं, सिंधु सभ्यता के जो पात्र मिले हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता में ये जितने भी, ये 2 स्थानों का नाम दिया गया है यहाँ पे, तो इनमें से कोई एक ऐसा स्थान या फिर दोनों ही जहाँ के पात्रों पर घास तथा लताएं, उसके अलावा सर्प के भी, जानवरों के भी और भी कई चीज़ों के मिले हैं, उसमें घास और लताओं के भी चित्र मिले हैं उन पात्रों पे। तो उस जगह का नाम क्या लोथल है, रंगपुर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये 15वें प्रश्न का कहना है आज के इस मैराथन क्लास के रात 8 बजे के वीडियो का, जिसका सही जवाब है मित्रों सी, दोनों ही, लोथल और रंगपुर में। अगला प्रश्न है 16 नंबर, लघु हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, यानी लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो, ठीक है, किस सैंधव स्थल को कहते हैं? किस सैंधव स्थल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो कहते हैं? रोपड़ को, झूंकर को, कालीबंगा को, या लोथल को? 16वां प्रश्न है ये आज के इस रात के 8 बजे के मैराथन क्लास का, और इसका सही जवाब है डी, लोथल को। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो कहा गया है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का स्थल चनहूदड़ो के पात्रों पर किस रंग का प्रयोग किया गया है? सिंधु सभ्यता का स्थल जो चनहूदड़ो है, वहाँ के जो पात्र हैं, पात्र मतलब समझ रहे हैं ना, जो इस समय के जो बर्तन वगैरह होते हैं, उस समय भी वहाँ के पात्र बनते थे। ठीक है। तो उन पात्रों पे अभी ऊपर आपने पढ़ा कि कुछ डिजाइन भी बने हुए थे, और यहाँ जो पूछ रहा है कि चनहूदड़ो से मिले पात्र में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, किस रंग का इस्तेमाल उसमें किया गया है, हल्के पीले रंग का या हल्के लाल रंग का, हल्के काले रंग का या हल्के सफ़ेद रंग का। वैसे तो पात्रों में दो या दो से अधिक रंगों का जिक्र आता है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ चनहूदड़ो की बात कर रहा है। सिंधु सभ्यता का एक स्थल है चनहूदड़ो, वहाँ के पात्रों की बात कर रहा है। तो वहाँ के पात्रों में जो रंग मिले हैं वो मिले हैं हल्के पीले रंग। वहाँ के जो पात्र हैं वो हल्के पीले रंग के थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। प्रश्न का कहना है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल के घर कच्ची ईंटों से बने थे? ये ध्यान दीजिएगा, आपने सिंधु सभ्यता के सभी स्थलों के बारे में पढ़ा है, लगभग पढ़ा ही है आपने। पूछ रहा है कि ऐसा कोई स्थल जहाँ पे उनके मकान जो है उस स्थल के कच्ची ईंटों के बनाए गए थे। हड़प्पा का स्थल था वो, या मोहनजोदाड़ो का, कालीबंगा के, या लोथल के? इसमें से वो कौन सा जगह है जहाँ के मकान सिंधु सभ्यता में कच्ची ईंटों के मिले हैं, ना कि पक्की ईंटों के? ठीक है।
तो ये 18वां प्रश्न है आज के इस वीडियो का, और टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में इस समय आप हैं 18वें प्रश्न पे, जिसका सही जवाब है कालीबंगा। जो कालीबंगा है वहाँ के जो घर मिले थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए मिले। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद। एक 9 साल के बालक की जो खोपड़ी मिली उसमें कितने छेद थे? 6 सुराख थे, होल थे, छेद थे। ये मिला एक स्थान से इसमें से, तो वो जगह कौन सी थी जहाँ पे मिला? एक 9 साल का बालक जिसके सर की जो खोपड़ी थी उसमें 9 जगहों पे जो है छेद थे। क्या ये कालीबंगा से मिला, धौलावीरा से मिला, चनहुदड़ो से मिला, या कुएटा सभ्यता से मिला? कहाँ से सिंधु सभ्यता के इनमें से वो कौन सा जगह है जहाँ से एक 9 साल के बालक की खोपड़ी में 6 जगह छेद हुए मिले? तो मित्रों वो जगह था कालीबंगा। कौन सा जगह था? कालीबंगा। ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती इनमें से कौन सी है? विशालतम हड़प्पा कालीन, ध्यान से देखिएगा, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन की जो बस्ती है इनमें से कौन सी है? यानी सबसे विशाल हड़प्पा कालीन बस्ती किसको माना गया है? इसमें से कौन है? कालीबंगा, झांगर सभ्यता, चनहुदड़ो, या धोलावीरा? ठीक है। ये सभी सिंधु सभ्यता के जगह हैं, स्थल हैं, जिनको बस्ती, मतलब इसमें एक शब्द बस्ती का इस्तेमाल किया, बस्ती कह लीजिए या फिर स्थल कह लीजिए। ठीक है। तो कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम बस्ती भारत की इनमें से कौन सी है? 20वें प्रश्न का कहना है, और इसका सही जवाब है धौलावीरा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न पे चलिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई थी? अब ध्यान दीजिएगा आप इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो 2 नगर की संज्ञा दी गई, उसके अलावा और भी स्थलों का जिक्र है जो आपने इसमें पढ़ ही लिया, लगभग सभी का नाम। ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमारा सवाल है वो है स्वतंत्रता के बाद, यानी आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे पहले हड़प्पाई स्थल की, किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई थी? यानी उसकी खुदाई भारत की आज़ादी 1947 के मिलने के बाद हुई थी। तो क्या वो लोथल था जिसकी खुदाई स्वतंत्रता के बाद हुई, या रोपड़ की, हड़प्पा की, या मोहनजोदाड़ो की? ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें मेन पॉइंट हमारा है स्वतंत्रता के बाद की खुदाई हड़प्पा स्थल की। 21वां प्रश्न है ये हमारा, और इसका सही जवाब है बी, रोपड़ की। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सबसे पहले मिट्टी के बर्तन के उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले मिट्टी के बर्तन के एग्जाम्पल हमें झूंकर से मिले, झाकर से मिले, झोब से मिले, या कुबेटा से। ये सभी सिंधु सभ्यता के दायरे में आने वाले बस्ती, स्थल, एक छोटा सा नगर जो कहना है कह लीजिए, सभी उन्हीं के दायरे में आते हैं। ठीक है। आपने पढ़ा भी है, कहने की कोई बात नहीं इस नाम को, लेकिन यहाँ सवाल है सबसे पहले मिट्टी के बर्तन के उदाहरण जो मिले हमें वो मिले कुवेटा से, यानी कुवेटा सभ्यता से। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, जिस मूर्ति के सिर्फ सिर और छाती को दिखाया गया हो, नीचे के अंग नहीं, उसे दृश्य कला के क्षेत्र में क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिएगा। जिस मूर्ति के सिर्फ सिर और छाती, यानी सर और सीने का हिस्सा, ठीक है, दिखाया गया हो,
नीचे के अंग नहीं, मतलब सर और चेस्ट का हिस्सा ही सिर्फ दिखाया गया हो, उसके बाद का हिस्सा नहीं दिखाया गया हो, उसे दृश्य कला के क्षेत्र में क्या कहते हैं? ट्रस्ट, आच्छ, बस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में कह लीजिए दम नहीं है, बस प्रश्न को कहते हैं ना कि केंद्र बिंदु से बस सर्किल में घुमाया जा रहा है आपको, थोड़ा सा आपको इतने बड़े चीज़ों को बीच में डालकर सिर्फ कन्फ्यूजन थोड़ा सा एग्जामिनर के तौर पे पैदा किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके अंदर क्रिएट की जाती है और कुछ नहीं। तो हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो दो बिंदु है, ऊपर मैंने मार्क किया है। सिर्फ सिर और छाती का हिस्सा दिखाई देता है, ना कि उसके नीचे का अंग। तो दृश्य कला के क्षेत्र में उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बस्ट। क्या कहते हैं? बस्ट। आपको पता है बस्ट का तात्पर्य जो होता है वो आवाच्य प्रतिमा ही होता है। क्या होता है? आवाच्य प्रतिमा। ठीक है, दृश्य कला क्षेत्र में बस्ट का मतलब होता है आवाच्य प्रतिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है प्रश्न समझ गए होंगे। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राचीन मिस्र के चित्रों की लेखन शैली जिसमें बड़ी संख्या में सचित्र संकेत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राचीन मिस्र के चित्रों की जो लेखन शैली थी जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में सचित्र संकेत होते थे, यानी प्राचीन मिस्र के चित्रों की जो लेखन शैली थी उसमें काफ़ी संख्या में क्या होते थे? सचित्र संकेत, यानी चित्र संकेत होते थे, चित्रों के साथ संकेत, इसलिए सचित्र संकेत। ठीक है, तो उसे हम चित्रलिपि के नाम से जानते हैं, चित्राक्षर के नाम से जानते हैं, ठीक है, हायरोग्लिफ के नाम से जानते हैं, या इन सभी नामों से उनको हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है आपके स्क्रीन का अगला। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में यूँ कह लीजिए कुछ दम तो नहीं है, लेकिन इसको घुमाने की कोशिश करके इसको थोड़ा दमदार बनाने की कोशिश की गई है। वैसे आप लोग की तैयारी बहुत बेस्ट है, आपके लिए ये दमदार नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे ढाल के रखा है कि आप इसमें से एक भी चीज़ों को मिस नहीं होने देंगे। ये मैंने आपके परफॉर्मेंस को देखकर बोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही जवाब है 24 नंबर का वो हो जाएगा यह सभी, यानी उसे चित्रलिपि भी कहते हैं, चित्राक्षर भी कहते हैं, या अंग्रेजी भाषा में उसे हायरोग्लिफ भी कहते हैं। ठीक है, पच्चीसवां प्रश्न, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर अपने किस आकार के लिए जाना जाता है? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर। ठीक है, यानी एक प्रश्न तो आपका ये हो गया कि बहाई का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। ठीक है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर अपने किस आकार के लिए, कॉमन हमारा जो आंसर देना है वो क्या देना है? किस आकार, यानी कौन से शेप, कौन से फॉर्मेट के लिए जाना जाता है बहाई मंदिर? कमल जैसे आकार के लिए, गुलाब के जैसे आकार के लिए, चमेली के जैसे आकार के लिए, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह है आपका प्रश्न संख्या 25 और धीरे धीरे आप फाइनल सबमिट के करीब हैं। उम्मीद है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हुए आप अपने प्रश्नों को पुटअप कर रहे होंगे कमेंट्स के माध्यम से। 25वें प्रश्न का सही जवाब है मित्रों कमल जैसे। देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर का जो आकार है वो कैसा है? कमल के जैसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर, काला और सफेद चित्र श्रृंखला इनमें से किसने चित्रित किया? काला और सफेद चित्र श्रृंखला का नाम है और उसको चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? पिराजी सागर, मंजीत बाबा, जयराम पटेल या सतीश गुजराल। ठीक है, तो ये आपका 26वां प्रश्न, और उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर रहे होंगे मित्रों। शेयर करते रहिएगा,
जिस फेसबुक ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस टेलीग्राम ग्रुप में हैं आप, वहाँ भी आप अपने मेरे प्रश्नों को, मेरे लिंक को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी उसमें जो है उन्हें आने का और आपके साथ जुड़ के पढ़ने का, प्रश्न करने का मौका मिले। तो 26वें प्रश्न का सही जवाब है सी, जयराम पटेल। 27वां प्रश्न देखिए, कह रहा है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग गुप्त शैली के अलावा किस गुफा में किया गया। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन सी शैली में आलेखन कला के सबसे ज़्यादा बहुलता यानी बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया, तो गुप्त शैली में। तो वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा एक अपडेट उसमें नया किया गया है कि आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग गुप्त शैली में किया गया। ये मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाया था। लेकिन गुप्त शैली के अलावा इसमें से वो कौन सी गुफा है जहाँ पे आलेखन कला का प्रयोग बहुलता से गुप्त शैली के अलावा उस गुफा में भी अधिक मात्रा में किया गया था? क्या वो जोगीमारा चित्रकारी में किया गया था, अजंता के चित्रकारी में किया गया था आलेखन कला का प्रयोग गुप्त शैली के अलावा, बादामी चित्रकारी में, या सिगरिया चित्रकारी में? तो आप खुद देख लीजिए, प्रश्न कल जो मैंने पूछा था उससे थोड़ा सा हट के बस एक चेंजिंग है इसमें बस, और वही चेंजिंग आपका एक नया प्रश्न है। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जामिनर कोशिश करता है बनाने के, बस घुमाता है, और मैं कोशिश करता हूं कि इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछता रहूं ताकि आपको इस तरह की तैयारी फॉर्मेट में बनी रहे। तो 27वें प्रश्न का सही जवाब है अजंता चित्रकारी में। इसके अलावा एक और गुफा है बाघ। क्या है? बाघ। तो याद रखिएगा, अगर कहीं अजंता के छोड़कर बाघ आ जाए और बाकी सब ऑप्शन में हो, जैसे कि मान लीजिए अजंता की जगह बाघ हो जाए, जोगीमारा, बादामी और सिगरिया भी रहे, तो इसलिए वो भी बता देता हूँ, अजंता में भी और बाघ में, दोनों में की गई आलेखन कला की चित्रकारी गुप्त शैली के अलावा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 28 नंबर। कह रहा है कि रेखाओं, वर्णों, छाया प्रकाश और धरातलीय गठन के प्रयोग से चित्रतल का निश्चित अंकन कहलाता है क्या? रेखाओं, वर्णों यानी रंग की बात कर रहा है, छाया प्रकाश अथवा कह लीजिए धरातलीय गठन। ठीक है, इन चार चीजों के प्रयोग से चित्रतल का निश्चित अंकन क्या कहलाता है? भाव, प्रमाण, सादृश्य या रूप। ठीक है, तो ये आपका 28 नंबर प्रश्न। आप इस समय फाइनल सबमिट के करीब हैं अपने सुपर 30 सैटरडे नाइट की आज की इस वीडियो में। 28वें प्रश्न का सही जवाब है रूप। रूप कहलाता है रेखाओं, वर्णों, छाया प्रकाश, धरातलीय गठन के प्रयोग से चित्रतल का निश्चित अंकन कहलाता है रूप। सेकंड लास्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। रूपमंडल चित्रकला से संबंधित ग्रंथ किसने लिखा था? रूपमंडल चित्रकला से संबंधित ग्रंथ किसने लिखा था? मंडन ने, A.K. स्वामी ने, जगदीश गुप्त ने, लामा तारानाथ ने। रूपमंडल जो चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है उसको इसमें से किसने लिखा था? मंडन, आनंद कुमार स्वामी, जगदीश गुप्ता, लामा तारानाथ। तो ये 29वें प्रश्न का कहना है। फाइनल सबमिट से एक प्रश्न आप दूर हैं। तो ये प्रश्न जो कह रहा है इसका सही जवाब है ए, मंडन ने। ठीक है, और वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। आखिरी प्रश्न फाइनल सबमिट कर दीजिएगा मेरे उत्तर से पहले, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को तब उत्तर दीजिएगा, घबरा के नहीं। FN सुजा ने खजुराहो की मूर्तिकला से प्रेरणा लेकर इनमें से किस शीर्षक के लिए चित्र ज्यामितिक रूपकारों में चित्रित किया? फ्रांसिस्को न्यूटन सुजा यानी FN सुजा ने खजुराहो की मूर्तिकला से प्रेरणा लेकर इन चारों ऑप्शनों में से इनमें से किस शीर्षक के लिए चित्र
ज्यामितिक रूपकारों में चित्र किया। किस रूप में? किस शीर्षक के लिए चित्र को ज्यामितिक रूपकारों में क्या किया? चित्रित किया उन्होंने। ठीक है। किससे प्रेरणा लेकर? खजुराहो मूर्तिकला से प्रेरणा लेकर सुजा साहब ने। बर्थ से, बर्थ को चित्रित किया खजुराहो मूर्तिकला से प्रेरणा लेकर ज्यामितिक रूपकारों में। द लास्ट सपर, प्रणयी, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 30। उम्मीद है आपने फाइनल सबमिट उत्तर में किया होगा मेरे उत्तर से पहले, और 30 में कितना सही गया ये आप लोग कमेंट्स जैसे करते हैं डेली आज भी करिए। इससे ये होता है कि यही टेस्ट है, इसी को टेस्ट मैराथन कहते हैं। बहुत सारे संख्या में मैं आपको कई सौ प्रश्न एक ही बार करा दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। बूंद बूंद कह लीजिए। 30 प्रश्न अच्छा प्रश्न है। डेली जब आप देखेंगे तो आपको कम समय में आसान भी रहेगा और तैयारी भी अच्छी होगी। तो आखिरी प्रश्न का जो कहना है, इसका सही जवाब है सी, प्रणयी। FN सुजा साहब ने खजुराहो मूर्तिकला से प्रेरणा लेकर प्रणयी नामक शीर्षक चित्र के लिए चित्र ज्यामितिक रूपकारों में चित्रित किया था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में बताए गए रिवीजन और कुछ अच्छे प्रश्नों को आपने पसंद जरूर किया होगा। आगे बढ़ाइएगा लाइक शेयर के साथ और दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल संडे नाइट के रात 8 बजे के श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।